अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के 2025 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और ये देखेंगे कोई ऑप्शन सही ऑप्शन क्यों है और कोई गलत ऑप्शन क्यों है। तो नंबर 1 एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ कार्स रजिस्टर्ड इन अ सिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो नंबर ऑफ़ कार रजिस्टर्ड जो है वो कौन सी डेटा की टाइप से क्या किस डेटा की एग्जांपल है। ऑप्शन कंटिन्यूस डेटा, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो सबसे पहले आपने पढ़ी होंगी डेटा की टाइप्स। अब डेटा की टाइप्स कौन सी टाइप्स होती हैं डेटा की? तो डेटा की सबसे पहले दो टाइप्स हम पढ़ते हैं। एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्वालिटेटिव मतलब है कि कोई क्वालिटी की बात हो रही है, यानी क्वालिटी जो होती है वो वर्ड्स में होती है। यानी क्वालिटेटिव डेटा ऐसा है जो कि वर्ड्स में होता है, जबकि क्वांटिटेटिव डेटा नंबर्स में होता है, क्वांटिटी में होता है, तो नंबर्स होंगे कुछ। तो नंबर ऑफ़ कार रजिस्टर्ड जो होगी वो कौन सी एग्जांपल होगी? नंबर ऑफ़ कार रजिस्टर्ड वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर क्योंकि वर्ड्स में आता है, जबकि क्वांटिटेटिव डेटा होता है नंबर्स में। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा तो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे तो कंटीन्यूअस, रैंडम और डिस्क्रीट है। अगर हम सबसे पहले यहाँ से एक ये ऑप्शन तो कैंसिल कर दें, क्योंकि ये ऑप्शन तो है ही नहीं, क्वालिटेटिव डेटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्स की बात हो रही है, इसका मतलब कि नंबर्स में आएगा, इसका मतलब कि क्वालिटेटिव डेटा नहीं है, क्वांटिटेटिव डेटा है। अब असल में इसी क्वांटिटेटिव डेटा की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कंटीन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा वो है वो डेटा जो कि होल नंबर्स में होता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। और अगर कोई ऐसा डेटा है जो कि डेसिमल नंबर्स में हो, यानी कि कोई पॉइंट की फॉर्म में, तो वो कहलाता है कंटीन्यूअस डेटा। अब नंबर ऑफ़ कार रजिस्टर्ड की अगर बात हो रही है, तो अगर हम बोलें कि किसी सिटी के अंदर 4000 कार रजिस्टर्ड हैं, तो 4000 क्या है? होल नंबर। तो डिस्क्रीट डेटा वो होता है जो कि होल नंबर्स में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है डिस्क्रीट वेरिएबल, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ कार्स को हमेशा होल नंबर में काउंट करेंगे। कार 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कार डेसिमल में नहीं हो सकती। कोई कार को हम 1.2 नहीं बोल सकते, ना किसी कार को हम 0.5 बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। कंटीन्यूअस डेटा का हमने ऑप्शन, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है इसलिए गलत है। क्वालिटेटिव डेटा हो नहीं सकता। रैंडम वेरिएबल इन्होंने एक ऐसी ऑप्शन दे दिया जो कि आपकी डेटा टाइप्स में भी नहीं है, जबकि डिस्क्रीट यहाँ पर सही ऑप्शन है। नंबर 2 पाई डायग्राम इज कॉल्ड। तो पाई डायग्राम ये कहलाती है। अब पाई डायग्राम हमने इस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी भी है। इसको हम बोलते थे पाई चार्ट, जिसके अंदर हम अलग अलग सेक्टर्स बनाते थे, ठीक है। इसके अंदर हम एक सर्कल बनाते थे, उस सर्कल के अंदर क्योंकि पूरा 360 होता था, तो हम हर वैल्यू की एक सेक्टर वैल्यू निकालते थे, यानी हर जो हमें एक वैल्यू मिलती थी, जैसे कि आपके पास कुछ आइटम है ABCD, तो उन आइटम्स की हम हर आइटम की कुछ वैल्यू निकालते थे और उन वैल्यू को फिर हम उसकी सेक्टर वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम पाई डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं सेक्टर डायग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता था? हिस्टोग्राम तो एक अलग डायग्राम थी, जिसके अंदर हम बार्स बनाते हैं। तो बार्स बनाते हैं वो हिस्टोग्राम होता है। तो ये बार्स बनाने वाली डायग्राम जो है, जिसके अंदर हम अलग अलग बार्स बनाते हैं, वो हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम कुछ ऐसा होता है। ओजाइव क्या होता है? वो जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं, उसको ओजाइव कहते हैं। उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। जबकि सेक्टर डायग्राम जो है वो पाई डायग्राम को कहते हैं। हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनता है, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है, तो इसलिए वो एक अलग है। तो यहाँ पर सेक्टर डायग्राम सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ एन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है? तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर हो सकता है, क्योंकि 1 का मतलब है 100%। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक डाइस है, उसको हम रोल कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सारे आउटकम्स आती हैं, यानी कि ये हमारा क्या है? सैंपल स्पेस। अगर हम एक इवेंट बना दें, इवेंट 1 यानी कि ए, उसके अंदर हम बोलें इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 3 इवन नंबर्स हैं। और बी इवेंट हो जाए जिसके अंदर हम बोलें ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर भी हमारे पास 3 हैं। तो अगर हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो हमारे पास 3 इवन नंबर्स हैं और डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में 6 हैं। 3 डिवाइड बाय 6 0.5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 0.5। जबकि ऑड नंबर जो हैं वो कौन कौन से ऑड नंबर? 1 3 5, ये ऑड नंबर, जबकि इवन नंबर 2 4 6। तो 2 4 6 आ गए इवन नंबर, जो कि हमने ये सॉल्व करा। अब यहाँ ऑड नंबर यानी कि 1 3 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी हमें 3, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर है वो 3 है, डिवाइड बाय 6 सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा 0.5। तो यहाँ पर दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 0.5। तो 0.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यहाँ बिल्कुल सही बात है कि प्रोबेबिलिटी का हमेशा, अगर हम सम करें तमाम प्रोबेबिलिटी का, यानी किसी इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो किसी भी एक एक्सपेरिमेंट की जितनी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सबको अगर हम सम करें तो वो हमेशा इक्वल होगी 1 के। तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन कोई सवाल ही नहीं है, तो इस वजह से दूसरे ऑप्शन पर हम नहीं जाते। एंड न्यूमेरिक क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से जब हम कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको कहते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर जब भी पॉपुलेशन का डेटा यूज़ होगा, पॉपुलेशन और हमने सैंपल एक चीज़ पढ़ी है स्टार्टिंग में, कि हम ये पढ़ते हैं पॉपुलेशन का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ के होल डेटा को अगर स्टडी करें, तो हम बोलते हैं कि हमने पॉपुलेशन का डेटा स्टडी करा है। और अगर हम उसमें से कोई सैंपल निकाल लें, तो हम बोलते हैं सैंपल यूज़ करें हम। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन को यूज़ करें और पॉपुलेशन से कोई हम एक वैल्यू निकालें, वैल्यू ड्राइव करें, वैल्यू कैलकुलेट करें, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं ये पैरामीटर निकला है। जबकि अगर हम सैंपल से अगर यूज़ करके वैल्यू निकालें, तो सैंपल की वैल्यू कहलाती है स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो सैंपल क्या है? स्टैटिस्टिक्स, जबकि पैरामीटर किसकी है? पॉपुलेशन की। आगे चलते हैं।
इफ़ समीशन x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 देन अर्थमेटिक मीन विल बी। अगर समीशन x माइनस 10 करा तो बराबर है 0 के, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो आप यहाँ पर ये देख लें कि अगर इनमें से, क्योंकि यहाँ पर एक मीन की ये प्रॉपर्टी है, मीन की प्रॉपर्टी होती है कि समीशन x माइनस एक्स बार, तो प्रॉपर्टी है समीशन x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0। अब इस प्रॉपर्टी में अब आप देखें ये जगह है जो कि मीन है, ये मीन है, तो अब आप देख लें यहाँ पर मीन की जगह पे क्या पुट हुआ हुआ है 10, इसका मतलब 10 हमारा मीन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 10 मीन की जगह पे पुट हुआ हुआ है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप फिर इस MCQs को नहीं जान सकेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना था कि मीन की जगह पर कौन सी वैल्यू मौजूद है। तो मीन की जगह पे यहाँ पे 10 है, इसका मतलब मीन 10 है, तो 20, 30 या 0 नहीं हो सकता। द मीन ऑफ द डेटा, इस डेटा का मीन क्या है? अब यहाँ डेटा गिवन है जिसके अंदर 7 वैल्यूज़ मुझे दिख रही है, -2, -4, -6, 0 to 4। अगर यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को हम सम करते हैं तो आप अगर देखें इस डेटा को देखने में पता चल रहा है कि अगर ये माइनस का 2 है तो यहाँ प्लस का 2 भी है, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 भी, और माइनस का 6 है तो प्लस का 6 भी, और साथ 0 है। अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जब इसको सारी वैल्यूज़ को मीन निकालने के लिए वही हमारा नॉर्मल फार्मूला कि समीशन x तमाम वैल्यू का सम, और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। तो अगर हम तमाम वैल्यूज़ का सम करें, इन तमाम वैल्यूज़ का आप सम कर दें तो बराबर होगा 0 के। 0 के क्यों बराबर होगा? क्योंकि आप जब कैलकुलेटर के अंदर -2, -4, -6 प्लस, और फिर आप +0 और +2, +4, +6 रखेंगे तो वो आएगा 0, और 0 को जब आप डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं 7, तो 0 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 0, तो इसका मीन आएगा 0। ओके, आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पर 2 हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और साथ में बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 के साथ एक साइन लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल या फैक्टर, तो हमारे पास एक फैक्टोरियल का साइन है। यहाँ पर 1 का भी फैक्टोरियल है और 0 का भी फैक्टोरियल है। तो 0 का फैक्टोरियल भी आप चाहें तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 0 का फैक्टोरियल भी 1 आता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो जब 0 का फैक्टोरियल 1 है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 है, तो जब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो इक्वल्स टू 1 होगा। अब 0 का फैक्टोरियल कोई बिना कैलकुलेटर के सॉल्व किए कोई भी बच्चा ये नहीं समझे कि 0 का फैक्टोरियल 0 होता है। 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। अभी क्यों होता है इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो अभी अगर हम शुरू करेंगे तो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। तो खैर अभी आप यहाँ कैलकुलेटर यूज़ करते हुए 0 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और जबकि 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो भी 1 आएगा। तो 1 1 जा 1, तो सही ऑप्शन हमारा हो गया 1। तो 0, 2 और इनफाइनाइट, तो ये तमाम ऑप्शंस क्योंकि यहाँ डिस्कस ही नहीं कर सकते हम, 0 इसका सही आंसर नहीं है, ना 2 और ना इनफाइनाइट, तो इस वजह से ये ऑप्शंस नहीं है। अब आगे, इफ़ A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू। अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन में प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब A इंटरसेक्शन B की निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है बोथ इवेंट्स हैपन टुगेदर, ठीक है। तो बोथ इवेंट्स हैपन टुगेदर, हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, दोनों इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। जबकि यूनियन के अंदर हम बोलते हैं कि दोनों इवेंट में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं आइदर इवेंट 1 और 2 अकर, या तो इवेंट 1 हो या 2 हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सिंपली हम उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तब निकाल सकते हैं जब हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। अब ये इसका फॉर्मूला है कि हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B करके A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी आ जाती है जब वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो जो डिपेंडेंट इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी में हम फिर आपने देखा होगा कि हम उसको A अपॉन B करके लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हुए, या B अपॉन A करके लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हुए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो असल में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ B से, तो हमारे पास आ जाती है A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी। आगे चलें, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड। बेस ईयर का वेटेड इंडेक्स नंबर क्या कहलाता है? तो अब हमने 3 तरह के इंडेक्स नंबर अपने पास इस चैप्टर में पढ़े हैं, जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट है। 3 लोग थे, एक लेस्पियर, एक पाशीज और एक फिशर। तो लेस्पियर का कहना ये था कि बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को इंडेक्स के तौर पे यूज़ करेंगे, जबकि पाशीज करंट ईयर की क्वांटिटी को इंडेक्स के तौर पे, वेट के तौर पे यूज़ करता था। जबकि फिशर ने दोनों ईयर्स की क्वांटिटी का एवरेज जो है वो वेट के तौर पे यूज़ करा, यानी लेस्पियर जो है वो बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ करता था पाशीज करंट, और फिशर ने दोनों के एवरेज या दोनों का लेस्पियर और पाशीज के इंडेक्स का एवरेज फिशर का इंडेक्स नंबर होता है, ये हमने पढ़ा था। तो जो वेट ईयर इंडेक्स नंबर है उसका लेना देना लेस्पियर के इंडेक्स नंबर से है। अगर यहाँ पर इसी का सवाल
साल में लिखा हुआ होता करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, तो करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर फिर कहलाता पार्शीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे मार्शल इंडेक्स हमने नहीं है यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ 3 लोग थे, लेस्पियर, पार्शीज़ और फिशर, ओके। लास्ट एमसीक्यूज, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से स्क्वायर डेविएशन क्या होता है? तो ये मीन की सेकंड प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी थी, तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने देख ली थी, इक्वल टू 0 होता है, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी है कि ऑब्जर्वेशन माइनस मीन इक्वल्स टू इसका स्क्वायर इक्वल्स टू मिनिमम। अगर मैं पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर आप देख लें, ये रही वो पहली प्रॉपर्टी, ये आप देख लें यहाँ पर। यहाँ ये था कि हम ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करवा रहे थे, लेकिन उसका कोई स्क्वायर नहीं था, तो बराबर किसके है? 0 के। हम उसको सम कराएंगे तो वो 0 के बराबर होगा। जबकि अगर हम किसी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करते जाएँ और उनका स्क्वायर लेते जाएँ तो उसका आंसर होगा मिनिमम। अगर इस एमसीक्यूज़ को हमें समझना है, यानी इस प्रॉपर्टी को अगर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल से ही ये क्वेश्चन समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक डेटा है, डेटा किसका है? हमारे पास सिर्फ डेटा के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। डेटा है हमारे पास x है, यानी कि 1, 2 और 3, 3 वैल्यूज़ हैं। अगर हमें इनका मीन निकालना है, यानी समीशन है, तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3, ये हम मीन लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ 3 है। तो 3 + 2 + 3, ये आ गया 6, 6 डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर आया 2, तो मीन आ गया 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करते हैं, तो मीन इज़ 2, 1 - 2, पहली ऑब्जर्वेशन 1 - 2, दूसरी ऑब्जर्वेशन 2 - 2 और तीसरी ऑब्जर्वेशन 3 - 2। अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास, यानी हमने यहाँ पे क्या करा? ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, ये हमने कर दिया, तो आंसर क्या आया? -1, 0 और यहाँ 1। अब हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी लेना है, हर किसी का स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर हम स्क्वायर लें तो -1 का स्क्वायर होगा 1, 0 का स्क्वायर होगा 0 और 1 का स्क्वायर होगा 1। तो इसका आंसर क्या आया? सबको सम कर लें अगर हम, क्योंकि समीशन करना है हमें इसका, तो सम करने पे इसका आंसर आ रहा है 2। तो यहाँ पर अगर हमने मीन में से माइनस करवाया है तो आंसर आ रहा है 2। लेकिन अगर हम मीन के अलावा किसी और नंबर में से अगर हम माइनस करवाते हैं तो वो आंसर उसका 2 से बड़ा आएगा। तभी यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। मिनिमम मतलब सबसे कम। अगर यहाँ इस 2 की जगह आप एक और काम कर लिएगा, इस 2 की जगह आप 3 रखकर सॉल्व करके देखिएगा, तो जब आप इसकी जगह 3 रखकर सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर लाजमी इस 2 से बड़ा आएगा। चलें, 3 तो एक बड़ा नंबर हो गया, आपने बोला कि भाई 3 बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर से आंसर बड़ा आ रहा है, लेकिन अगर हम छोटा नंबर रखते हैं तो आप इसमें 2 एग्जाम्पल कर सकते हैं। आप पहले यहाँ पर इसकी जगह 3 यूज़ करके देखिएगा, उसका आंसर भी जो होगा वो उस 2 से बड़ा आएगा। और जब आप इसकी जगह 1 रख के सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 - 1, 2 - 1, 3 - 1, तब भी जो उसका आंसर आएगा वो इस 2 से बड़ा आएगा। तो यानी कि सिर्फ मीन ही एक ऐसा नंबर है जिससे अगर हम उसकी वैल्यूज़ को माइनस करवाएं, उसका स्क्वायर लें, तो वो सबसे मिनिमम आंसर आएगा उसका। जबकि उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो उससे बड़े नंबर्स हों चाहे वो उससे छोटे नंबर्स हों, सबका आंसर उससे बड़ा ही आएगा। तो यहाँ 2025 के एमसीक्यूज़